पहली नजर में भले ही ये हमें बरगद के पेड़ लगें और शायद आप ये भी सोचने लगें कि आखिर इनमें ऐसी कौन सी खास बात है। साधारण से दिखने वाले ये पेड़ दरअसल दूसरी वनस्पतियों से एकदम अलग हैं। हालांकि दूसरे पेड़ों की तरह इनकी भी शाखाएं और पत्ते हैं, पर अगर हम इनकी जड़ों को देखें तो ये पानी में डूबी हुई हैं, और वो भी समुद्र के खारे पानी में। पेड़ों की सिर्फ यही एक प्रजाति है जो ऐसे माहौल में रह सकती है। इन्हें कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव्स कहा जाता है। खारे पानी में फलने फूलने के साथ मैंग्रोव एक इकोसिस्टम बनाता है जो कई जीव जंतुओं को भोजन और आश्रय भी देता है। मैंग्रोव्स के पेड़ किसी करिश्मे से कम नहीं। मैंग्रोव्स के पेड़ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल तट रेखाओं पर पनपते हैं। ये पेड़ नदियों के मुहाने यानी एस्चुरीज पर पाए जाते हैं, जहां मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। ज्यादातर मैंग्रोव्स समुद्र के पानी से घिरे होते हैं, पर नदियों से और वर्षा के दौरान यहां ताजा पानी भी पहुंचता है। मैंग्रोव्स बेहद घने और हरियाली से भरपूर पेड़ हैं। दुनिया भर में मैंग्रोव्स की लगभग 69 प्रजातियां हैं। हर प्रजाति की बनावट, आकार और पत्तों का टेक्सचर एक जैसा ही है। मैंग्रोव्स के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, खुद मैंग्रोव्स के पेड़ और इनसे जुड़े जल समूह। मैंग्रोव वन पेड़ों के ऐसे समूह होते हैं जो खारे पानी और जल भराव यानी वाटर लॉगिंग की परिस्थितियों में भी शानदार तरीके से फलते फूलते रहते हैं। नदियों का मीठा और ताजा पानी भी इनके प्रजनन के लिए जरूरी है, तभी मैंग्रोव्स नदियों के मुहाने पर उगते हैं। मुहाने आमतौर पर पानी से भरे होते हैं। मैंग्रोव्स और ये दलदली क्षेत्र मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। मैंग्रोव्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल तटरेखाओं में 25 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर उगते हैं। इन जगहों का तापमान पूरे साल 20 से 35 डिग्री के बीच रहता है और यहाँ भारी वर्षा होती है। मैंग्रोव्स दुनिया की तटरेखाओं के 8% हिस्से और ट्रॉपिकल कोस्ट लाइंस के 25% हिस्से में फैले हैं। इंडोनेशिया में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स मौजूद हैं। भारत में मैंग्रोव्स पूरी कोस्ट लाइन के आसपास छोटे हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। भारत के प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र हैं सुंदरबन, गोदावरी और कृष्णा नदियों के मुहाने, तमिलनाडु का तट, कच्छ की खाड़ी, मुंबई, गोवा और अंडमान निकोबार के टापू। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होने के साथ साथ सबसे विशाल मैंग्रोव वन भी है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मुहाने पर स्थित है। सुंदरबन में भारत की कुल मैंग्रोव आबादी का लगभग 60% हिस्सा मौजूद है। कच्छ वनस्पति को 2 मुख्य इकोसिस्टम्स में बांटा जा सकता है और ये हैं रिवर डोमिनेटेड और टाइड डोमिनेटेड इकोसिस्टम्स। रिवर डोमिनेटेड मैंग्रोव्स मुहानों के उन हिस्सों पर पाए जाते हैं जहां ताजा पानी ज्यादा मात्रा में आता है और ज्वार भाटा की लहरों में खास उतार चढ़ाव नहीं होता। मुहाने नदियों के साथ आए अवसाद यानी सेडिमेंट से बने होते हैं, लेकिन सभी मुहानों पर पानी की भरमार नहीं होती। जहां ज्यादा ताजा पानी आता है उस जगह को सक्रिय डेल्टा कहते हैं और वहां ज्यादा मैंग्रोव्स नहीं होते। मैंग्रोव्स मुहानों के उन्हीं हिस्सों पर ज्यादा विकसित होते हैं जहां ताजे पानी की आमद कुछ कम होती है। तमिलनाडु का पिचावरम मैंग्रोव इलाका रिवर डोमिनेटेड इकोसिस्टम का एक उदाहरण है।
दूसरी तरफ टाइड डोमिनेटेड मैंग्रोव्स मुहानों के उन क्षेत्रों में होते हैं जहां ज्वार भाटा का बहाव ज्यादा है और ताजा पानी कम है। जब टाइड्स उठती हैं तो खारा पानी मुहानों तक पहुंचता है और ताजा पानी कम होने लगता है। खारा पानी पूरे डेल्टा क्षेत्र में फैल जाता है और ज्वार के उतरने पर ताजा पानी फिर से अपनी जगह ले लेता है। सुंदरबन में ज्यादातर टाइड डोमिनेटेड मैंग्रोव्स ही पाए जाते हैं। जिन इलाकों में समुद्र के पानी का भराव हो, वहां नमक की मात्रा भी अधिक होती है। ऐसी जगहें अन्य वनस्पतियों के विकास के अनुकूल नहीं होती। लेकिन मैंग्रोव्स ऐसी परिस्थितियों में भी लगातार विकसित होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को इस परिवेश के मुताबिक ढाल लिया है। आमतौर पर पौधे सांस लेने के लिए अपनी जड़ों द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। सूखी जमीन के कणों के बीच हवा होती है, इस कारण जड़ें ऑक्सीजन आसानी से ले सकती हैं। लेकिन मैंग्रोव्स गीली मिट्टी में उगते हैं। ऐसी मिट्टी के कणों के बीच पानी भरा होता है। इसके बावजूद मैंग्रोव्स की प्रजातियां अलग-अलग तरीकों से इसके अनुकूल बनी रहती हैं। मैंग्रोव की राइजोफोरा प्रजाति की मुख्य जड़ें वृक्ष के तने से जमीन पर 2 मीटर तक फैल जाती हैं। ये उभरी हुई जड़ें तने से दूर जाकर मिट्टी में प्रवेश करती हैं। एक पेड़ में इन जड़ों की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो सकती है। न्यूमेटोपोर्स पर छोटे पोर्स के द्वारा हवा पेड़ के अंदर जाती है। मैंग्रोव्स की जड़ों के पोर्स में पानी नहीं घुसता, क्योंकि ज्वार के दौरान जब जड़ें पूरी तरह से भी अगर पानी में डूब जाएं, तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं। जब ज्वार उतरता है तो पोर्स खुल जाते हैं और हवा फौरन अंदर खींच लेते हैं। मैंग्रोव्स के क्षेत्रों में मिट्टी गीली और मुलायम होती है। ऐसी हालत में कोई भी पेड़ आसानी से गिर सकता है, लेकिन मैंग्रोव्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके चारों तरफ फैली हुई जड़ें इन्हें मजबूती से थामे रखती हैं। इसके अलावा मैंग्रोव्स एक दूसरे के बेहद करीब उगते हैं। इनकी विशाल फैली हुई जड़ें एक दूसरे से उलझ जाती हैं और इससे पेड़ को खड़े रहने के लिए एक मजबूत आधार भी मिल जाता है। नदियां और ज्वार की लहरें मैंग्रोव वन क्षेत्र में सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं। इन वृक्षों की जड़ें सेडिमेंट्स को फांस लेती हैं, जिससे वो वापस पानी में नहीं घुलता। इससे तटों की मजबूती बनी रहती है और उनका विस्तार भी होता रहता है। चाहे समुद्र का खारा पानी हो या नदियों का मीठा पानी, कच्छ वनस्पति को दोनों ही परिवेश की जरूरत होती है। अडैप्टेशन के द्वारा ही मैंग्रोव्स अपने आप को इन परिस्थितियों में बनाए रखते हैं। मैंग्रोव्स की कुछ प्रजातियों की जड़ें खारे पानी को सोखती हैं। इन जड़ों पर खास किस्म के टिश्यूज लगे होते हैं।
ये टिश्यूज जल कणों के साथ खारे पानी में मौजूद जरूरी तत्वों को सोख लेते हैं, पर नमक बाहर ही रह जाता है। कुछ दूसरी प्रजातियों की जड़ें पानी के साथ नमक को भी सोख लेती हैं। ऐसा मैंग्रोव्स की एविसीनिया प्रजाति में होता है। इन पेड़ों के पत्तों पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। जब पत्तों से जल का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन होता है, तब नमक इन ग्रंथियों से बाहर आ जाता है। पत्तियों पर जमा ये नमक धीरे धीरे गिर जाता है। मैंग्रोव्स की बाकी प्रजातियों के पत्तों में ना तो ग्रंथियां होती हैं और ना ही जड़ों में टिश्यूज होते हैं। ये प्रजातियां अडैप्टेशन का एक अलग ही उदाहरण हैं। इन स्पीशीज में नमक को खुद में सम्मिलित करने की क्षमता होती है, जिससे नमक पत्तों में इकट्ठा होता है। ज्यादा मात्रा में नमक इकट्ठा करने की वजह से पत्ते मोटे और रसदार हो जाते हैं। मैंग्रोव्स का परागण पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की मदद से होता है। सिर्फ राइजोफोरा ही एक ऐसी प्रजाति है जिसका परागण हवा के माध्यम से होता है। मैंग्रोव का प्रजनन विविपेरस होता है, यानी जब तक बीज अंकुरित नहीं होता वो मुख्य वृक्ष के साथ ही जुड़ा रहता है। रिवर डोमिनेटेड इकोसिस्टम में पानी का बहाव धीमा होता है। यहां पर पाए जाने वाले ज्यादातर मैंग्रोव्स के बीज जब अंकुरित होते हैं तो वो लंबे तने के आकार में विकसित होते हैं। जब अंकुरित बीज मूल वृक्ष से अलग होता है तो वो सीधा पानी में गिरता है। पानी का बहाव ज्यादा न होने के कारण इस बीज की जड़ें नीचे की मिट्टी को पकड़ लेती हैं। जैसे ही पौधा बढ़ता है, जड़ और मजबूत होती है और तना धीरे धीरे सीधा होता जाता है। टाइड डोमिनेटेड मैंग्रोव्स में पानी का बहाव लगातार बदलता है। यहां के मैंग्रोव्स के बीज छोटे और गोल होते हैं। बीज जब अंकुरित होकर गिरता है तो टाइड्स उसे बहा कर ले जाती हैं। जहां इस अंकुरित बीज की जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती हैं, वहीं यह धरती में गड़ जाता है और एक विशाल पेड़ के रूप में विकसित होता है। टाइड्स न केवल मैंग्रोव्स के प्रजनन में सहायक हैं, बल्कि वो अपने साथ खारा पानी, पोषक तत्व और समुद्री जीवों को मैंग्रोव्स इकोसिस्टम तक लाने और वहां से बाहर ले जाने में भी मदद करती हैं। मैंग्रोव इकोसिस्टम विभिन्न प्रजातियों की परस्पर निर्भरता का एक शानदार उदाहरण है। इन वनों में पेड़ों से टूटे हुए पत्ते, डालियां, फल, फूल और वृक्ष के दूसरे हिस्से पानी में गिरकर एक बायोमास की लेयर फैला देते हैं। टाइड्स इस बायोमास को बहाकर अलग-अलग जगहों पर ले जाती हैं। बैक्टीरिया और फंगाई इस बायोमास को डीकंपोज कर देते हैं और फिर यह डीकंपोज्ड बायोमास डेट्रिटस कहलाता है। समुद्री जीव जैसे मछलियां, केकड़े, झींगे इस डेट्रिटस को खाने मैंग्रोव के क्षेत्रों तक आते हैं। छोटे मांसाहारी जीव डेट्रिटस को खाने वाले जीवों को खाते हैं और अंत में वो खुद बड़ी मछलियों और पक्षियों के आहार बन जाते हैं। विशाल मात्रा में मौजूद डेट्रिटस जैसे पोषक पदार्थ की ही वजह से मैंग्रोव इकोसिस्टम में अनेक तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं। डेट्रिटस कई समुद्री जीवों को इतनी पोषकता देता है कि वो मैंग्रोव क्षेत्र में अपने अंडे देने आते हैं। मैंग्रोव्स की फैली हुई जड़ें इन अंडों को सुरक्षित रखती हैं और डेट्रिटस तरुण जीवों को पोषण देता है। मैंग्रोव के पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले विभिन्न समुद्री जीवों की वजह से यहां फिशिंग बहुत बड़ी तादाद में होती है। कोस्ट लाइंस के आसपास मौजूद मैंग्रोव्स के वनों और यहां होने वाले मछली के कारोबार का सीधा संबंध देखने को मिलता है। मछली पकड़ने का लगभग 60% कारोबार मैंग्रोव क्षेत्रों में ही होता है। ये यहां के परिवेश की शानदार जैविक विविधता का प्रतीक है। मैंग्रोव्स लगभग अपनी पूरी जिंदगी
खुद को पानी में जीवित रखने में कामयाब रहते हैं। इनकी लकड़ी पर पानी और सड़न का कोई असर नहीं होता। इस कारण मैंग्रोव्स की लकड़ी टिकाऊपन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से दुनिया भर में इन पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे इनका विस्तार कम होता जा रहा है। 26 देशों में तो मैंग्रोव्स लुप्त होने की कगार पर हैं। आमतौर पर कई जगहों पर जानकारी के अभाव की वजह से मैंग्रोव वन क्षेत्र को बेकार पड़ी हुई जगह माना जाता है और इन पेड़ों को इसलिए काटा जाता है ताकि जमीन उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई जा सके। हाल ही में इन पेड़ों को काटकर नमक की खेती में भी जोर आया है। मैंग्रोव्स अन्य पेड़ों की तरह अपनी लकड़ी, जड़ों और पत्तों में कार्बन को जमा करके कार्बन सिंक्स का काम करते हैं। मैंग्रोव के पेड़ या वन की कटाई इन कार्बन सिंक्स को कार्बन के स्रोत में बदल देती है। इससे वृक्ष में संचित कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। मैंग्रोव्स की कटाई से पानी में मौजूद डेट्रिटस की मात्रा भी कम हो सकती है। इससे समुद्री जीवों के भोजन और प्रजनन के क्षेत्र नष्ट हो सकते हैं और फिशिंग के कारोबार को भी नुकसान हो सकता है। नदियां जब मुहानों तक पहुंचती हैं, तो वो अपने साथ प्रदूषक तत्वों को भी बहा कर लाती हैं और इससे समुद्र का जल प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण मैंग्रोव्स में कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है, जिससे इन पेड़ों की खारे पानी में रहने की क्षमता कम हो सकती है। मैंग्रोव्स पर किए गए एक शोध से पता चला है कि प्रदूषण और बीमारी से बर्बाद हुए पेड़ों को ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई में 1990 के दशक की शुरुआत तक मैंग्रोव्स काफी तादाद में मौजूद थे। ये पेड़ शहर के 37 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैले हुए थे। मैंग्रोव्स मुंबई को समुद्री तूफान से बचाने के साथ साथ इसकी तटरेखा को मजबूती भी प्रदान करते हैं। मैंग्रोव्स के न होने से मुंबई एक दलदली इलाका हो सकता था। यही नहीं, ये मैंग्रोव्स हानिकारक भारी खनिजों यानी हैवी मेटल्स से शहर के भूमिगत जल को सुरक्षित रखते हैं। इस सब के बावजूद एक ही दशक में अनियमित विकास के कारण इस प्राकृतिक संपदा का 40% हिस्सा नष्ट हो गया। इस वजह से मुंबई के पर्यावरण की स्थिति काफी नाजुक हो गई। प्रदूषण तो फैला ही, साथ तटीय कटाव की समस्या भी बढ़ गई। पर अब सूनाबाई पिरोज शाह गोदरेज मरीन इकोलॉजी सेंटर ने मैंग्रोव्स को संरक्षित करने के लिए एक नई शुरुआत की है। यह सेंटर अब मुंबई के 1750 एकड़ क्षेत्रफल में फैले मैंग्रोव्स की देखभाल और उनका प्रजनन कर रहा है। इस सेंटर के मुख्य उद्देश्यों में से एक है शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से मैंग्रोव्स का संरक्षण करना। इनकी इस कोशिश में स्थानीय लोगों ने भी भरपूर योगदान दिया है। हर रोज कारोबार जगत के बहुत से लोग और आम नागरिक यहां अपना योगदान देने के लिए आते हैं। लोग इस वन क्षेत्र की देखभाल और निगरानी भी करते हैं ताकि मैंग्रोव्स की दुर्लभ प्रजातियों को बचाया जा सके। सेंटर ने मैंग्रोव्स के बर्बाद हुए क्षेत्रों को कृत्रिम रीजेनरेशन द्वारा फिर से बसाने के लिए एक नर्सरी की भी शुरुआत की है। मुंबई शहर के बहुत से स्कूल अपने विद्यार्थियों को यहां भेजते हैं ताकि ये बच्चे अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही मैंग्रोव्स की उपयोगिता और उनके संरक्षण की जरूरत को समझ सकें। यहां पहुंचने पर सबसे पहले इन बच्चों को मैंग्रोव्स की विभिन्न प्रजातियों से रूबरू कराया जाता है और इसके बाद उन्हें मैंग्रोव्स के नए पौधे लगाने की प्रेरणा भी दी जाती है। इन सकारात्मक गतिविधियों से निसंदेह मैंग्रोव्स की नाजुक स्थिति काफी हद तक सुधरी है। सच में
अगर हम भी संभल जाएं, तो कुदरत की इस नायाब विरासत को महफूज रख सकते हैं।